तो मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे वेंचुरोमीटर के बारे में। ठीक है, देखिए वेंचुरोमीटर के बारे में मतलब बहुत जल्दी वीडियो आने वाला था लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। ये मतलब आप खासकर जो हैवी वाटर बोर्ड या फिर बीआरसी या फिर कोई भी इंटरव्यू होगा ना, वहाँ मतलब वेंचुरोमीटर और ऑफिस मीटर, ठीक है, ये दोनों काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जनरली पूछ लेते हैं कि वेंचुरोमीटर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका फिगर बनाइए और उसका डिराइवेशन। ये चीज़ जो है ना, और ये चीज़ को अगर आप अच्छा से कर देते हैं, ठीक है, तो ये मतलब बहुत बड़ा आपका एक सिलेक्शन होने का चांस रहता है। तो इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इसमें उसी तरह देखिए, इसमें प्रिंसिपल क्या है याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे कैसे कैसे कहाँ पर ही क्या होता है। ठीक है, और कोई भी जैसे यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने ये एंगल दे दिया 5 से 60 डिग्री, 15 से 20 डिग्री, कन्वर्जिंग सेक्शन, डाइवर्जिंग सेक्शन, थ्रोट। तो वो लोग पूछते हैं व्हाट इज द कन्वर्जिंग सेक्शन, कन्वर्जिंग सेक्शन क्यों है। सपोज दैट कन्वर्जिंग सेक्शन इधर कर देंगे, डाइवर्जिंग सेक्शन इधर कर देंगे और कन्वर्जिंग सेक्शन ये साइड रहेगा, तो फिर क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो कैसे जवाब देना है। ठीक है, फिर प्रेशर ट्रैप के बारे में बात करेंगे, 5 से 60 डिग्री क्यों रखते हैं, 15 से 20 डिग्री क्या है, ये सब के मीनिंग हम लोग समझेंगे। सो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझना वेंचुरोमीटर कि वेंचुरोमीटर के बारे में पूछेंगे वेंचुरोमीटर क्या है, तो आपको क्या जवाब देना। तो बताना है कि वेंचुरोमीटर जो है एक वेरिएबल हेड मीटर है। वेरिएबल हेड मीटर कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, हमारा जो फ्लो हो ना, जो मेजरमेंट है वो दो तरह से हो रहा है। मतलब एक नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, एक होता है एरिया पे, ठीक है, एक होता है एरिया है और दूसरा है आपका प्रेशर ड्रॉप, जिसके जैसे कि रोटामीटर है वो एरिया पर डिपेंड करता है, उसका एरिया को कम बेसी किया रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें एरिया कम बेसी नहीं है, इसमें भी एरिया कम बेसी है, मतलब कम ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ के बाद भी ध्यान रखना। तो वेंचुरोमीटर एक वेरिएबल हेड मीटर है और जो कि यूज किया जाता है जो पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है उसको फ्लो रेट की मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इतने बताना वेंचुरोमीटर क्या है। तो वेंचुरोमीटर एक वेरिएबल हेड मीटर है। वेरिएबल हेड कहने का मतलब क्या हुआ, उसका जो प्रेशर है ना वो चेंज होते रह रहा है और प्रेशर को हम लोग हेड के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हुआ कि वेंचुरोमीटर एक वेरिएबल हेड मीटर है जिसका कोई भी पाइप में फ्लो लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग फ्लो रेट को मेजर करते हैं। ओके, फिर एक प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल एक किताबी भाषा में लिखा हुआ है तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, बस एक बार पढ़ के बताता हूँ। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बात करूँगा। जैसे प्रिंसिपल ऑन विच वेंचुरोमीटर वर्क्स is that by reducing a cross sectional area of the flow passes a pressure difference is created and measurement of pressure differences enables the estimation of discharge flow rate। तो ये चीज़ देखने के बाद एक बार पक्का नींद आ ही जाएगा आपको। ठीक है, तो हम उस तरह से समझेंगे नहीं, हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि प्रिंसिपल कहते क्या है। देखिए कुछ समय के लिए मैं मानता हूँ, देखिए ये वाला ये देखिए आपका पाइप है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, ये पाइप है आपका। तो अगर कोई पाइप को सिंपल सी है, इस पाइप को अगर हम एरिया को थोड़ा सा कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ये पाइप होगा, इसका एरिया को रिड्यूस करेंगे, ये बहुत ही बेसिक बात है कि ये पाइप है, उसका एरिया जब हम रिड्यूस करते हैं तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट जो होता है वो इनेबल्स होता है। हम इनेबल्स करने मतलब क्या हो, उस प्रेशर डिफरेंस से हम लोग फ्लो रेट को मेजर करते हैं और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरोमीटर। और सेम टू सेम आप ऑरिफिस मीटर में बताना है कि प्रिंसिपल क्या है ऑरिफिस मीटर के। कोई पाइप है, अगर उसका एरिया को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और उस प्रेशर डिफरेंस जो है उसमें ये क्षमता होती है, वो इनेबल होती है कि वो क्या होता है कि आपका जो फ्लो रेट है उसको मेजर कर सकता है। वही चीज़ इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑन विच वेंचुरोमीटर वर्क, वो लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरोमीटर वर्क्स व्हेन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप इज रिड्यूस्ड एंड प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड एंड प्रेशर डिफरेंस इज इनेबल द मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट ऑफ द पाइप। ओके, सिंपल है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ फिगर, तो फिगर जो है ना बहुत ही आसानी से हर लोग बनाते हैं। ठीक है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं। तो एक पाइप है, इनलेट सेक्शन होगा, देखिए वेंचुरोमीटर जहाँ पर इंस्टॉल, देखिए वेंचुरोमीटर और ऑरिफिस मीटर की अगर बात करूँ तो एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि ऑरिफिस मीटर जैसे एक पाइप से जा रहा है ऐसे और ये ऐसे मूव कर गया ऐसे, तो
आप यहाँ पर ये 38 मीटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपको बोला जाएगा कि आप वेंचुरोमीटर लगा दीजिए तो नहीं लगा पाइएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब वेंचुरोमीटर जहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर कम से कम 1 मीटर के आसपास तक वो जो पाइप है ना वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ जो सर्टेन लेंथ तक पाइप का जो है ना वो स्ट्रेट होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर वेंचुरोमीटर ऐसे हम लगा दिए, यहाँ पर वेंचुरोमीटर लगा दिया वैसे से लगा, तो ये एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा, फिर वेंचुरोमीटर का कोई महत्व नहीं रहता है। तो जहाँ पर वेंचुरोमीटर लगाया जाता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर लगाए, तो ऐसे जाएगा और देन ऐसे जाएगा, ये इस तरह से वर्क करेगा। ऐसे में यहाँ पर सिर्फ 38 लगा सकते हैं, लेकिन वेंचुरोमीटर ऐसे लगाना पड़ता है। तो एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है इसका वेंचुरोमीटर का, ओके। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना क्योंकि क्वेश्चन सर पूछा गया था किसी से, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो देखिए पहला इनलेट, ये पाइप का डायमीटर जो रहेगा वो कुछ समय के लिए सिम तक, तो कुछ समय तक सिम रहेगा। फिर इसके बाद जो एरिया को रिड्यूस करते हैं, एरिया को रिड्यूस कर रहे हैं, देखिए ये एरिया A1 है यहाँ पर ही, और ये A2 है। हम इससे नहीं लेते हैं, थ्रोट से लेते हैं और इसके लेते हैं, इसका भी नहीं लेंगे, ये लेंगे A1 P1 P2 U1 U2, जो भी लेंगे यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हम 2 टैप लगा रहे हैं, एक टैप यहाँ पर लगाते हैं और एक टैप यहाँ पर लगा रहे हैं। मतलब टैप करने का मतलब जो मैनोमीटर का जो कनेक्शन है, जो वो लाइन लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया A1 था, यहाँ पर बाद में एरिया A2 हो गया। तो आपको एक बेसिक पता होगा कि जब किसी चीज़ को एरिया आप घटाइएगा, जब एरिया घटाते हैं तो क्या होता है, आपका वेलोसिटी बढ़ता है और प्रेशर घटता है। और आगे क्या हो रहा है, आपका एरिया बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सेक्शन में क्या होता है कि आपका प्रेशर एनर्जी जो है ना, वो वेलोसिटी एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है। अब बोलेगा भाई ये 5 से 7 डिग्री ही क्यों रखते हैं, देखिए इसकी 15 से 20 डिग्री क्यों रखते हैं। देखिए इसका एक ये मतलब आप समझिएगा, एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, कोफिशिएंट सडन एक्सपेंशन एंड सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो अचानक से जा रहा है और आप अचानक से ऐसे मोड़ दीजिएगा या फिर ऐसे मोड़ दीजिएगा, अचानक से। तो यहाँ पर जब सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जब सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें लॉस होता है। तो ऐसा देखा है कि 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर है, 15 से 20 डिग्री जो एंगल है इस पर लॉस कम हो रहा है। दैट्स बाय यूजिंग 15 से 20 डिग्री 15 to 20 डिग्री सी। एंड इसमें देखा गया कि 5 से 7 डिग्री रखते हैं ना, तो यहाँ पर कोई भी ईडी जो किनारे साइड में नहीं बनता है। 5 से 7 डिग्री रहते हैं, 5 to 7 डिग्री, then we use 5 to 7 degree in the diverging section. The losses in the diverging section will be less and no occurring of like EDs. Okay, that's why हम लोग 5 to 7 डिग्री यूज करते हैं। यहाँ पर EDs को फॉर्म ना हो इसके लिए 5 से 7 डिग्री यूज करते हैं। नहीं तो हमें क्या दिक्कत है, इसे 10 से 12 डिग्री रख लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, वहाँ पर बाउंड्री लेयर सेपरेशन बनी होने की कोशिश रहता है, ये सब चीज़ होता है। तो इसीलिए 5 से 7 डिग्री रखने के बाद ना बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है ना कुछ होता है, ठीक है। ठीक है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन कोई अलग चीज़ नहीं है। जब भी कोई प्रेशर घटाया जाता है, जैसे कि मान लेते हैं ये पाइप है आपका, ये लिक्विड में फ्लो कर रहा है, और जब आप प्रेशर इसको घटाइएगा ना तो ये बाउंड्री को छोड़ के नीचे बहना शुरू हो जाएगा। तो जब कोई भी मतलब लिक्विड का वो लेयर जब प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो जो मेन बाउंड्री है उससे सेपरेट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन, कोई दूसरा चीज नहीं है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये कन्वर्जिंग सेक्शन है, डाइवर्जिंग सेक्शन में एंगल क्यों कम रखते हैं, क्यों ज़्यादा रखते हैं। और हाँ, पूछा थ्रोट का जो थ्रोट का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो थ्रोट का डायमीटर जो है ना, ये जो पाइप है उसके मान लीजिए हाफ, जनरली हाफ रखा जाता है, ठीक है। इससे अपने सुविधा का जैसा इंडस्ट्री रहेगा उसके अनुसार कम बेसी रखते हैं। ओके, जनरली जो पाइप का डायमीटर है उसके आधा रखा जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे इस बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास, बर्नौली इक्वेशन को दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एक पर यूनिट मास, एक पर यूनिट वेट।
तो जैसे पी अपॉन रो जी आ जाएगा ना, तो ये वेट के टर्म में हो जाएगा, और पी अपॉन रो है तो ये मास के टर्म में है। ओके, तो बर्नौली इक्वेशन देखिए, इसमें Z1 और Z2 क्यों है, क्योंकि देखिए ये तो हॉरिजॉन्टली है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल है ना वहाँ पर रखा हुआ है, तो इसमें Z1 और Z2 दोनों बराबर है। Z1 Z2 दोनों बराबर है, साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है देखिए एक बीच में लाइन जाएगा, आपको मान लेते हैं ऐसे। इसमें आप देखिए ये Z1 है, ये Z2 है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन को जो कनेक्शन है वो डेटम लाइन से पास करता है, इसे लिखता है फॉर हॉरिजॉन्टल कनेक्शन डेटम इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ वेंचुरोमीटर। जो डेटम जो पास कर रहा है ना वो एक्सिस ऑफ वेंचुरोमीटर से पास कर रहा है, इसलिए जो टर्म है ना इसका आपको Z1 और Z2 ये 0 हो जाता है, क्योंकि ये नीचे रखा हुआ है, एक्सिस डेटम है वहाँ पर रखा हुआ है, तो वहाँ पर से पास हो रहा है, तो ये 0 हो जाता है। तो आप देखिए एक नॉर्मल जो वेंचुरोमीटर होता है वो देखिए पी मतलब बर्नौली इक्वेशन होता है वो क्या होता है, पी अपॉन रो को देखिए, रो तो आपका डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगा, जो फ्लूइड है यहाँ पर ही है वही फ्लूइड यहाँ पर ही है, तो डेंसिटी चेंज होगा नहीं होगा। तो प्रेशर यहाँ पर कितना है, पी अपॉन रो, ये प्रेशर एनर्जी हो गया, ये अल्फा 1 और U2। देखिए यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ही जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट है, तो हम लोग वहाँ पर ही लॉस को कम करने के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी को करेक्शन फैक्टर रूप में अप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए फ्रिक्शन लॉस भी होता है या बहुत तरह से लॉस होता है, इसकी वजह से वेलोसिटी कम जाता है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम, यहाँ पर और कम है, तो डिफरेंट पैलेस पर डिफरेंट होने की वजह से हम लोग करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए अल्फा 1 ले लिए, और यहाँ पर वेलोसिटी ने अल्फा 2। G01 क्या है, यह है आपका क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब कोई पार्टिकल है उसका पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ही देखिए कोई हाइट पे है नहीं है, हाइट ही तो 0 हो गया यहाँ पर ही, तो ये टर्म आपका हटा दिया जाएगा। प्रेशर यहाँ पर ही P2 है और अल्फा 2 रहेगा और U2 2। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिगर को मिटाना पड़ेगा। तो जैसा कि Z1 इसको Z2 ये तो 0 हो गया है, तो आपका क्या ऊपर टर्म बचेगा, सिर्फ P1 अपॉन रो प्लस अल्फा 1 U1 के हॉल U स्क्वायर बटा 2 बराबर P2 बटा रो प्लस अल्फा 2 U2 स्क्वायर बटा 2। ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर ही हम कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करना पड़ता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, मास फ्लो रेट बराबर होता है ना, तो रो U1 A1 इक्वल टू रो U2 A2। कोई फ्लूइड रहेगा उसका डेंसिटी तो सेम रहेगा, इसीलिए रो 1 खत्म हो जाएगा। तो ये सब रोले आप हटा दीजिए, इसको तो हटा दिए तो सिर्फ इतना बच गया। क्योंकि हमें जो वेलोसिटी जो निकालना है वो कौन सा वेलोसिटी निकालना है, वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। हमें जो वेलोसिटी निकालना है वो U1 का वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो आगे वाला है, तो U1 बराबर क्या हो जाएगा, U1 बराबर हो जाएगा U2 इंटू A2 बटा A1। अब देखिए ये बराबर A1 बराबर क्या हो सकता है, π/4 D1 स्क्वायर होता है ना, पाई आर लीजिए यार, पाई आर स्क्वायर, तो आर को लिखते हैं ना D बटा 2, ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्क्वायर है ना D स्क्वायर तो रह गया और 2 जो होता है वो 4 हो जाता है, इसलिए π/4 D स्क्वायर लिखा जाता है। और A2 जो होगा π/4 D2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, π/4 तो कट जाएगा, बचेगा D1 बटा D2। सॉरी, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं A2 बटा A1 ना, यहाँ पर 2 करते हैं, नीचे में A1 रखते हैं, ये 2 रहेगा और ये A1 रहेगा, तो D2 अपॉन D1। तो ये D2 अपॉन D1 को इतना बार बार क्यों लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे,
इसीलिए हम लोग इसको बीटा मान लेते हैं। ओके, P1 रो माइनस P2 रो, ठीक है, और अल्फा 1 U1 स्क्वायर बटा 2 माइनस R2। अच्छा, U1 के मान उतना आया था, तो मैं यहाँ पर मान रख देता हूँ कि U1 के मान कितना आया कि जब U1 आपका होल स्क्वायर में है, तो इसका जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका U2 होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता ही है कि A2 बटा A1 पहले ही से D2 स्क्वायर बटा D1 स्क्वायर है, इसको बीटा माने हैं, तो बीटा स्क्वायर तो पहले ही से है आपका, और बीटा स्क्वायर के लिए स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका बीटा 4 हो जाएगा, बीटा 4 हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो थोड़ा सा P1 यहाँ आया था और आपका ये इधर रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका अल्फा 2 ऐसे यहाँ पर रखिए और U2 होल स्क्वायर बटा 2, ये माइनस में इधर चला जाएगा, ये बटा अल्फा 1, और आपका U2 के U1, ये U1 इधर जाएगा, तो U1 की जगह मान हमको ये रखना है, तो U2 होल स्क्वायर और बीटा 4 बटा 2 रहेगा। इतना चीज़ें आपके पास रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या P1 माइनस P2 और बटा रो हो जाता है। ओके, और ये चीज़ देखिए यहाँ पर ही कॉमन हो जा रहा है U स्क्वायर 2, U2 होल स्क्वायर कॉमन हो जा रहा है, अब बच जा रहा है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 और बीटा 4, ठीक है, बटा में 2 बच जा रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा 2 कॉमन लेंगे, अगर U2 है अल्फा 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर समझिएगा अल्फा 2 कॉमन ले लिए, अल्फा 2 कॉमन लेते हैं तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, ये तो 1 बच जाएगा, ये अल्फा 1 बटा अल्फा 2 हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर बटा 2 रहेगा। यहाँ पर फिर से समझिएगा, ये P1 माइनस P2 को इधर से हम इधर लाए और ये चीज़ को मैं इधर लाया, तो ये माइनस में गया, ये अल्फा 1 और U1 के होल स्क्वायर की जगह हम लोग ये रखना था, तो U2 था तो U2 स्क्वायर हो जाएगा, और पहले ही से आपको पता है A2 बटा A1 D2 अपन बटा D1 स्क्वायर, और आपका D2 बटा D1 को हम लोग बीटा माने थे, तो इसको जब किएंगे बीटा रखेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और लेकिन स्क्वायर को हमें स्क्वायर और स्क्वायर करना है, तो बीटा 4 हो गया था, तो बीटा 4 यहाँ पर हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर अल्फा 2 को कॉमन लिए, यहाँ पर 1 बच जाएगा, और फिर यहाँ पर अल्फा 2 तो था नहीं, इसके बटा में आ जाएगा, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको लिखना होगा, ठीक है, वो बगल रेफरेंस के रूप में। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि अल्फा 2 जो है या फिर अल्फा 1 और अल्फा 2, इसका मान जो है ना बहुत ही कम होता है, कहने का मतलब 1 के बराबर होता है। अल्फा 2 अल्फा 1 इसका मान जो है आपका 1 के बराबर होता है। अल्फा 2 और अल्फा 1 ये लगभग 1 के बराबर होता है। ओके, तो इसका मान अब क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 बटा रो, और आपका हो जाएगा U2 अल्फा 2 1 माइनस बीटा के पावर 4 बटा 2। तो अब ये चीज़ देख रहे हैं U2, यहाँ देखिएगा
हमें निकालना है U2, ये चला जाएगा ये साइड। कुछ समय के लिए मान लेना था हम आपको आसान करने के लिए मैं ये साइड लिख देता हूँ, U2 अल्फा 2 1 माइनस बीटा 4 बटा 2 बराबर लिख देते हैं P1 माइनस P2 बटा रो। ठीक है, तो यहाँ पर U2 बराबर क्या बच रहा है आपका, ये देखिए ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा और ये सब नीचे आ जाएगा, 2 P1 माइनस P2 बटा ये आ जाएगा आपका नीचे, अल्फा 2 था, रो तो पहले से था, और ये आ गया 1 माइनस बीटा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर ही था, ये आपका स्क्वायर रहेगा। अब हमें तो चाहिए U2 का मान, तो U2 का मान निकालते, U जो स्क्वायर हटेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा आपका, 2 P1 माइनस P2 अल्फा 2 रो 1 माइनस बीटा के पावर 4 हो जाएगा। ये तो मान आपका आ गया U। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू हम लोग पुट करते हैं। ये जो आपका इक्वेशन है वो एक करेक्शन फैक्टर पे मतलब रहता है। ठीक है, above equation is corrected through experimental factor। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो U2 है ना, एक इसमें CV करेक्शन फैक्टर हमें अप्लाई करना पड़ता है, 2 P1 माइनस P2 अल्फा 2 रो 1 माइनस बीटा के पावर 4 और ये बटा 1/2 रहता है। तो ये तो आ गया आपका U2 के मान। ये जो है आपका ये जो CV जो है ये कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरोमीटर है, कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरोमीटर। फिर से आप समझिएगा, जो ये इक्वेशन U2 का मान आया था उसको एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर के द्वारा या फिर करेक्शन फैक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको CV के द्वारा हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेंचुर, इसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरोमीटर या फिर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, क्योंकि देखिए शुरू का जो वेलोसिटी है और बाद का जो वेलोसिटी है वो काफ़ी डिफरेंस होता है। तो हम तो अप्लाई किए हैं बर्नौली इक्वेशन किसके लिए, एक बर्नौली इक्वेशन अप्लाई होता है कांस्टेंट एनर्जी के लिए, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होता है, तो जितना एनर्जी शुरू कराएगा उतना बाद में, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं उसमें CV, ताकि शुरू का वेलोसिटी और बाद की वेलोसिटी बराबर रहे। तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरोमीटर या फिर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बोल सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ये चीज बोल सकते हैं। Q इक्वल टू हो जाएगा Q2 इंटू AT। अब बोलिएगा ये कहाँ से आ गया भाई, तो ये चीज़ हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग एक पढ़े हैं मास फ्लो मीटर, मास फ्लो रो यू ए, ठीक है, रो यू ए पढ़े हैं, और रो इंटू ए और इंटू ए, तो रो इंटू ये जो चीज़ है ना आपका, ये तब्दील हो जाता है इसमें क्या बोलते हैं आपका, हाँ ये मास फ्लोमीटर है और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लोमीटर। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लोमीटर बराबर जो होता है ना ये U और इंटू टी रहेगा, ठीक है।
ये इंटू ए, इस चीज़ को बेसिकली आपका जो ये जो पार्ट है ना, देखिए ये मास फ्लो मीटर है, मास फ्लो मीटर मतलब मास फ्लो रेट है, तो U इंटू ए, यू इंटू हाँ रो तो रहेगा आपका, और U इंटू ए को बोलते हैं हम लोग Q। अब बोलिएगा हम U ये U और A को क्यों बोल रहे हैं, देखिए कैसे बोल रहे हैं। U का जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, और A का होता है क्या, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर और मीटर कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। दैट्स वाई मास फ्लो रेट हो रहा है इतना से इतना लिख रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू U2 इंटू ए टी मतलब ए टू मतलब एरिया एट थ्रोट, क्योंकि हमें जो वेलोसिटी जो निकालना है ना फ्लो रेट, वो वो थ्रोट पे ही निकालना है, ठीक है। तो Q इक्वल टू U2 इंटू ए टी। अब जैसा कि आपको पता है ये जो है आपका क्या है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, इसीलिए हम लोग निकाल रहे हैं। क्योंकि देखिए डिस्चार्ज हम लोग ले रहे हैं मास फ्लो मीटर के टर्म में ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं वोलूमेट्रिक फ्लो रेट के टर्म में, क्योंकि लिक्विड फ्लो कर रहा है भाई, लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हम लोग वोलूमेट्रिक फ्लो रेट के टर्म ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि लिक्विड को लोग मास फ्लो रेट के टर्म नहीं ले रहे हैं, मास फ्लो मीटर के टर्म में, लेकिन हम लोग काफ़ी बड़ा वहाँ पर ही जो मास फ्लो मीटर है वो लगाया जाता है। तो U का मान कितना आया था, इतना आया था आपका CV और AT रहेगा 2 इंटू P1 माइनस P2 अल्फा 2 रो 1 माइनस बीटा और 4 इसके पावर 1/2 रहेगा। ओके देखिए ये जो आया ना आपका, ये आपका आया थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फ्लो रेट। अब एक्चुअल डिस्चार्ज रेट अलग होता है, ठीक है। तो वो चीज़ अब इतना ही, अब जनरली आप इतना ही प्रूव कीजिए, ठीक है, और काफ़ी है वहाँ इतना बताना काफ़ी है। अगर आप जैसी ये सब चीज़ बनाते रहते हैं ना, तो वो लोग देखिए इसमें टाइम तो लगेगा 10 मिनट तो आपको बनाने में, या 8 मिनट लगेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, जल्दी जल्दी बताते रहिएगा, ठीक है। वो जैसी आपको लगेगा ना कि यार वो हम बना रहे थे, तो वो बोलेंगे ठीक है आपका हो गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, बस ये जो चीज़ आप बताइएगा बनाइएगा उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप बना रहे हैं और सामने वो देख रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो हर चीज़ का जवाब देना भाई। हम लोग ये वोलूमेट्रिक फ्लो रेट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लिक्विड को हम लोग मेजर करने तो फ्लो रेट वोलूमेट्रिक में ले रहे हैं, ठीक है। हमको ज़रूरत पड़ेगा तो मास में भी लेंगे, ठीक। तो ये सब चीज़ें तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।